हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस लेक्चर से हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर 12 है और लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटा सा मैसेज। क्या आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो जो 12 के बाद लॉ को एक करियर की तरह परसू करना चाहते हो? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन इस रास्ते पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बॉदर कर रही होंगी कि लॉ के लिए जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से कॉलेजेस लॉ के लिए बेस्ट होती हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और क्या लॉ के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स सिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। कौन से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कौन से रिसोर्सेज लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी हैं, और इन एग्जाम्स का यानी कि एंट्रेंस एग्जाम्स का पैटर्न कैसा होता है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इनके जवाब आपको मिलेंगे अनअकैडमी के मास्टर क्लास सीरीज़ में। देखो, ये मास्टर क्लास सीरीज़ जो है ये लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये 11 जनवरी से 15 जनवरी 2021 के बीच में होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जो लोग भी लॉ में करियर बनाना चाहते हो वो अभी इस क्लास के लिए जो है वो रजिस्टर कर लो। इसका मेन एम जो है मास्टर क्लास का वो ये है कि इन एग्जाम्स के बारे में आपको जानकारी देना, जैसे कि क्लैट, AILET, स्लैट, ये सारे लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जो मास्टर क्लास बनाया गया है ये एक एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनाया गया है, जो एडुकेटर्स के सालों के एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने आपके लिए लाया है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रजिस्टर करने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हो तो। और साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी का ये क्लैट वाला कोर्स जो है वो लेना चाहते हो तो पूरे पैसे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये कोड tutor10 यूज़ करते हैं टू सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी का क्लैट कोर्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, कंटेंट्स एज पर लेटेस्ट CBSE सिलेबस। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसमें मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, रिड्रेसल मशीनरी, रेमेडीज़ अवेलेबल, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और लास्ट में है कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उनका रोल क्या होता है, और NGOs का रोल कैसे होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ऑब्वियसली वो है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब सिंपल सा यही है कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि कंज्यूमर को कोई चीट ना कर ले, उसको कोई धोखा ना दे दे, उसको कोई बेवकूफ़ ना बना दे, ठीक है, ठग ना दे। तो ये चीज़ हमको इंश्योर करना है, उसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। अब देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ के ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि कंज्यूमर जो है वो किंग पिन है मार्केट में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिजनेसमैन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना, एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट करना। आजकल आपने देखा होगा खाने पीने की चीज़ों में मिलावट जो है बिल्कुल कॉमन चीज़ हो गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट, दूध से लेके खाने पीने की जितनी सारे सामान आपको बाज़ार में मिलेंगे हर चीज़ में मिलावट, अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, कम दाम का सामान का बहुत ज़्यादा प्राइस किसी कंज्यूमर से ले लेते हैं। तो इन सब जो धोखाधड़ी है उससे कंज्यूमर को बचाने के लिए क्या करना है, हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाना है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी क्यों है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत वाइड इसका स्कोप है। ठीक है, इसमें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वेरियस रेमेडीज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर आते हैं। तो कंज्यूमर के ना कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है, हर ग्राहक का अपना कुछ अधिकार होता है। लेकिन जैसे एक ग्राहक का अधिकार होता है वैसे उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका राइट्स ही है, कोई ड्यूटी नहीं है। और अगर वो कहीं पर ठगा लिया जाए, अगर उसको लगता है कि उसके साथ बेईमानी हुई है, चीटिंग हुई है, तो उसके पास वेरियस रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं जिससे वो अपने लिए न्याय पा सकता है। ठीक है, अपने लिए जस्टिस पा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम जो पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन
क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर रिगार्डिंग राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल टू देम। अब बहुत लोग हैं वो मार्केट में जाके एमआरपी पे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूरदर्शन पे कुछ सालों पहले एक ऐड आता था जहां पर उस ऐड में कहते थे लोग कि एमआरपी पे चीज़ें मत खरीदो, मोल भाव करना सीखो, यानी कि एमआरपी पे भी आप बार्गेन कर सकते हो। तो ये चीज़ टीवी पे दूरदर्शन पे ऐड के द्वारा बताई जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि कंज्यूमर इग्नोरेंस में ना रहे, कंज्यूमर अंधकार में ना रहे, उसको भी पता चले कि वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या राइट्स हैं इसके। तो एमआरपी पर बार्गेन करने की सहूलियत कंज्यूमर को पता तब चली जब इसके बारे में अवेयरनेस गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के थ्रू फैलाई थी। आप लोग अभी छोटे हैं, आपने शायद वो ऐड नहीं देखा होगा, पर मैंने अपने बचपन में देखा है, ठीक है। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को तभी मिलती है जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप उठाती है। ओके, तो इसलिए कंज्यूमर को ज्ञान देने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ये ज़रूरी है। ओके, और साथ साथ कंज्यूमर को, बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, मान लो कि किसी दुकानदार ने, किसी बिजनेसमैन ने उसे एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का या ख़राब प्रोडक्ट या काफ़ी ज़्यादा प्राइस में उसको एक प्रोडक्ट बेच दिया। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता कि उनको किसके पास जाना चाहिए शिकायत लेकर, ताकि उसकी कंप्लेंट सुनी जाए और उसको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कंज्यूमर को बताना भी ज़रूरी है कि कहाँ शिकायत दर्ज कराना चाहिए, क्या है रेमेडी, क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के द्वारा अवेयरनेस फैला के कंज्यूमर को बताई जाती हैं, और उससे कस्टमर को फ़ायदा मिलता है कि इग्नोरेंस में वो और नहीं रहता, उसको चीज़ें पता होती हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अब भारत ऐसा एक देश है जहाँ पर कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ठीक है। आप यूएस में, ब्रिटेन में जाओगे तो वहाँ पर कस्टमर को ठगना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ओके, बहुत सारे एनजीओज भी हैं, लेकिन इंडिया में उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अगर महत्व बढ़ेगा तो ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आएंगे, कंज्यूमर्स के बहुत सारे संगठन बनेंगे। जैसे एम्प्लॉयज़ का यूनियन होता है, तो एम्प्लॉयज़ के साथ कभी मैनेजमेंट अगर कुछ बुरा व्यवहार करती है या उनको एक्सप्लॉइट करती है, तो एम्प्लॉय यूनियंस जो हैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट में लड़ती है, ओके, अपने डिमांड्स को पूरा करवाती है। उसी तरह कंज्यूमर के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए। जब बिजनेसमैन कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा हो या काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे सामान बेच रहा हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बिजनेसमैन से जाके लड़ेंगी, भिड़ेंगी, अपना हक जो है वो वसूलेंगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। देखो, although nowadays consumer is the kingpin of the market, but there is also a lot of exploitation of consumer as businessmen use various unfair trade practices। ये पहले ही हमने पढ़ा कि कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बिजनेसमैन जो हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हाँ, और कंज्यूमर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। ओके, तो इससे बचने के लिए कस्टमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, अब ये तो इम्पोर्टेंस हमने पढ़ लिया, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। हाँ, हमने इम्पोर्टेंस पढ़ लिया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, आप सोचोगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, बिजनेसमैन जो उसको लूटता है उससे। तो फिर बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? बिजनेसमैन के लिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक हेडेक होगा, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा यही चाहता है कि कंज्यूमर को लूट के जितना ज़्यादा पैसा बनाया जाए उतना बना लें, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ठीक है। आप एक चीज़ सोचो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और अगर आप रेगुलरली कस्टमर्स को ठग रहे हो, तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन क्या चल पाएगा? क्या आप एक कस्टमर के रूप में सोचो, अगर आप किसी दुकान में जाते हो और बाद में आपको पता चला कि उस दुकानदार ने आपको लूट लिया है, ठग लिया है, तो क्या आप दोबारा कभी उस दुकान में एंटर करोगे? कभी नहीं करोगे। तो बिजनेसमैन के भी हित में ही है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सोचे और कंज्यूमर को बढ़िया क्वालिटी का सामान दे, प्रॉपर प्राइस में दे। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे
कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये देखो पहला पॉइंट जो है वो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है, लंबा चलाना चाहता है, तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि देखो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद लेवल ऑफ कंपटीशन जो है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सिर्फ अपने देश में जो कंपनीज हैं उनसे ही लड़ना नहीं पड़ रहा है, इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है। यानी कि विदेशी सामान भी भारत में इतना आ रहा है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको इंटरनेशनल कंपटीशन से लड़ना पड़ रहा है। जैसे इंडियन कंपनी थी माइक्रोमैक्स, वो इंटरनेशनल कंपटीशन जैसे कि एमआई हो गया, रियलमी हो गया, इन लोगों से लड़ नहीं पाई, तो वो आउट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ देखनी है कि कंपटीशन का रेस इतना ज़्यादा तगड़ा है कि बिजनेसमैन को अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकना है तो वो उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि कस्टमर्स की जो नीड्स है उसको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करो। तो ये चीज़ जो है वो बिजनेसमैन को ध्यान में रखना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर के इंटरेस्ट में ही बिजनेस का इंटरेस्ट है। ओके, इससे बिजनेस का गुडविल भी बढ़ेगा और क्लाइंट्स की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब देखो कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है ना, उसको जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं बिजनेस करने के लिए, वो कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से ही आते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि बिजनेसमैन को काम करने के लिए मैन पावर चाहिए, यानी कि उसके पास उसका स्टाफ चाहिए। तो स्टाफ उसको कहाँ से मिलता है? यही सोसाइटी, समाज में जो लोग रहते हैं वहीं से उसको स्टाफ मिलता है। ये जो रॉ मटेरियल्स वो खरीदता है बिजनेस करने के लिए, वो कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है। बिजनेसमैन जो है दूसरे सोसाइटी में जो लोग हैं वही उसको रॉ मटेरियल बेचते हैं, और फाइनली वो जो सामान बेचता है वो सोसाइटी में जो कंज्यूमर्स होते हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं वही तो उसके कंज्यूमर्स होते हैं, तो उन्हीं को बेचता है। तो इसीलिए बिजनेसमैन जो है कहा जाता है कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है। ओके, तो वो प्रॉफिट कैसे करता है? बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कौन होते हैं? जो हमारे आपके जैसे समाज में जो लोग हैं वही है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और बिजनेसमैन उन्हीं को सामान और सर्विसेज बेचता है, उसी से उसको प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेसमैन ने कैसे कमाया? सोसाइटी से ही एक तरह से कमाया। तो इसका कुछ भाग जो है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बिजनेसमैन को खर्च करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? बिजनेसमैन का जो है इमेज बढ़ेगा, सोसाइटी में उसकी चर्चा बढ़ेगी, तो उसके कस्टमर्स की संख्या भी बढ़ेगी और फाइनली वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएगा और नाम भी कमा पाएगा। ओके, इसके बाद का पॉइंट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो एक बिजनेसमैन का सोशल ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स एंड कस्टमर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्रुप। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके लिए बिजनेसमैन का सोशल ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कि क्रिएटर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन के कस्टमर्स हो सकते हैं। तो कस्टमर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, क्योंकि कस्टमर को ही माल बेच के बिजनेसमैन जो है वो पैसे कमाता है। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि गुड क्वालिटी का सामान जो है वो रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड करे। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए। गुड क्वालिटी सामान दो जिससे कस्टमर को कोई नुकसान ना पहुंचे, और प्राइस भी रीजनेबल रखो, वाजिब दाम रखो। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बिजनेसमैन को गाइड करता है कि आप क्वालिटी गुड्स दो एट रीजनेबल प्राइस, और अपने अलग दूसरे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका भी पालन करो। चौथा पॉइंट है मोरल एथिकल जस्टिफिकेशन। अब देखो ट्रेडिशनली क्या था, प्रोफेशन जो होता था जैसे कि लॉ हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, ये लोग जो प्रोफेशन में होते थे, एथिक्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता था। लेकिन एथिक्स आजकल बिजनेस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप एथिकल बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आपका बिजनेस जो है वो डूबना ही है। अनफेयर प्रैक्टिसेस से कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जितना ज़्यादा आप एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ को अपने बिजनेस में प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा ग्लोरी मिलेगा आपके बिजनेस को। ठीक है, उतना ज़्यादा नाम होगा आपके बिजनेस का। आज के दिन में तो ऐसा सिचुएशन है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो विदाउट एथिकल वैल्यू तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखा जाता है, और कोई भी समाज जो सभ्य समाज है एक क्रिमिनल एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं करेगा और उस बिजनेस को वो जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो अगर आप कस्टमर को ठगोगे, अगर आप उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन करोगे, तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट जो है आपके बिजनेस में टांग अड़ाएगी ही, वो इंक्वायरी बैठा देगी
क्योंकि कोई ना कोई कंज्यूमर जाके कंज्यूमर फोरम वगैरह में कंप्लेन कर देगा और वहाँ से क्या होगा, आपके अगेंस्ट में इंक्वायरी बैठ जाएगी। अगर ऐसी इंक्वायरी आपके बिजनेस के अगेंस्ट में बैठती है और कंज्यूमर्स को इसके बारे में पता चलता है, खबर फैल जाती है, तो बिजनेसमैन को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, उसका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचे रहना चाहिए, वो सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। और देखो छठा और आखिरी पॉइंट शायद यही है कि कंज्यूमर ही तो बिजनेस का मेन पर्पस है। आपने बिजनेस खोला क्यों है? कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए। तो अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो जो आपके बिजनेस का मेन बेसिक पिलर है, जिस पर आपका बिजनेस खड़ा है, क्या आप उसी पिलर को काटोगे? जिस पेड़ के तने पर पूरा पेड़ जो है उसका स्ट्रक्चर खड़ा है, क्या आप उसी तने को धीरे धीरे काटोगे? अगर आप काटोगे तो आपका पेड़ गिर जाएगा। तो बिजनेस का पर्पस ही कंज्यूमर है। अगर आप कंज्यूमर को ही ठगोगे, लूटोगे, उसको बेवकूफ़ बनाओगे, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस का हमेशा यही टारगेट रहना चाहिए कि कैसे अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई किया जाए, उनके ज़रूरत का सामान उनको वाजिब दाम में कैसे मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की डिस्कशन हम आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।